ये देखते ही जेसन समझ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ है और इधर आर्लीन केट को लेकर एक क्लब में जाती है। इसी समय कंफर्ट जोन के सबसे अमीर आदमी की एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी का मालिक है जॉन। जॉन असल में पूरे इलाके में पाउडर की सप्लाई करता है। पाउडर से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। इसी से एक टैबलेट बनती है जिसे खाने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। आर्लीन भी वहीं टैबलेट ले लेती है। इसी दौरान हम केट को देखते हैं, उसके हाथ से उसका रैबिट छूट जाता है और उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसके सामने जॉन आ जाता है। वो केट को देख लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। दरअसल जॉन इस पूरे इलाके का मेयर भी होता है, इसीलिए वहां मौजूद कोई भी इंसान उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। इधर आर्लीन पर उस पाउडर का असर शुरू हो चुका होता है। उसके आसपास की दुनिया उसे बेहद खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन फिर भी वो केट को ढूंढती रहती है। होश पूरी तरह से खो चुकी आर्लीन उसे ढूंढते ढूंढते पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो इतनी दूर निकल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता। उसे ये तक पता नहीं चलता कि उसके बिल्कुल पास जेसन खड़ा है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने जेसन खड़ा है। जेसन के हाथ में आर्लीन का आर्टिफिशियल पैर होता है, जिसके बिना वो चल भी नहीं सकती। इसी बीच जेसन उसे अपनी बेटी केट का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस बच्ची को कहीं देखा है। डर के मारे आर्लीन झूठ बोल देती है, नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर जेसन को सच्चाई पता चल गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेसन को आर्लीन की जरूरत भी होती है, क्योंकि अगर कोई भी नरभक्षी कंफर्ट जोन के पास भी आता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसीलिए जेसन आर्लीन के सामने एक डील रखता है। वो कहता है, मैं तुम्हें सही सलामत कंफर्ट जोन के अंदर छोड़ दूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे अंदर से मेरी बेटी को ढूंढकर लाकर दोगी। वो उसे साफ चेतावनी भी देता है, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगा और फिर तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खा जाऊंगा। आर्लीन ये डील मानने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से काफी दूर आ चुकी होती है और अकेले वापस जाना उसके लिए बहुत खतरनाक था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक आदमी आता है। वो उसी नरभक्षी खानदान का हिस्सा होता है, यानी वो भी एक नरभक्षी है। वो जेसन से सौदा करता है, इस लड़की का पैर मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल दूंगा। जेसन मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी उसे कभी नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर वो आदमी कहता है, देख भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो इस लड़की को लेकर जाऊंगा, अगर रोकना है तो आकर मुझसे लड़ ले। अब यहाँ अचानक कुछ ऐसा होता है कि जेसन आर्लीन को उसके हवाले कर देता है और पेट्रोल लेकर वहां से जाने लगता है। जेसन चीखती चिल्लाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो आदमी पीठ घुमाता है, जेसन पीछे से आकर उस पर चाकू से वार करता है। वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद जेसन उसका एक हाथ काट लेता है। अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां एक तेज रेतीला तूफान आ जाता है। मजबूरन दोनों एक तंबू लगाकर वहीं रुक जाते हैं। तूफान धीरे धीरे थमता है, लेकिन तब तक चारों तरफ अंधेरा हो चुका होता है। इसीलिए दोनों वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। जेसन उसी मरे हुए आदमी के हाथ को पकाकर खाता है और वहीं आर्लीन को भी देता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जेसन बताता है कि जब वो 16 साल का था तो वो एक बोट के जरिए अमेरिका आया था, लेकिन बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया गया क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से देश में घुसा था। तभी से वो इसी इलाके में रहने को मजबूर है। वहीं आर्लीन अपनी कहानी सुनाती है। वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में काम करती थी, लेकिन उसे दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार हो गया। प्यार में अंधी होकर उसने उसे अपनी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी। जब अमेरिका को इस गद्दारी के बारे में पता चला तो उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते काफी करीब आ चुके होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है। वो गोली सीधा जेसन को लगती है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ लोग अचानक वहां आ जाते हैं। वो कंफर्ट जोन के होते हैं। वो आर्लीन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं। लेकिन अब आर्लीन का मन वहां बिल्कुल नहीं लगता। वो जेसन को वहीं छोड़कर आना नहीं चाहती थी। इसलिए वो एक बहुत कठिन फैसला लेती है और वापस उसी जगह जाती है जहां उसने जेसन के साथ शाम बिताई थी। वहां उसे जेसन की स्केच बुक मिलती है, जिसमें उसकी बेटी केट के कई स्केच बने होते हैं। उन्हें देखकर आर्लीन टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि आज केट के खो जाने की कहीं ना कहीं वजह वो खुद ही थी। अब वो तय कर लेती है कि किसी भी हाल में वो केट को ढूंढेगी,
चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो वापस कंफर्ट जोन आती है और हर किसी से केट के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उस बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इधर वहीं बूढ़ा आदमी दूर आसमान में उड़ते हुए कुछ कौवों को देखता है। उसे शक होता है कि शायद वहां कोई जानवर मरा पड़ा है। वहां दौड़ते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन वहां उसे जेसन बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। वो जेसन को बचाने के लिए एक कौवा पकड़ता है और उसे खिला देता है ताकि उसके शरीर में थोड़ी सी जान लौट आए। इधर वहीं आर्लीन उदास होकर अकेली बैठी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या करे। तभी उसकी नज़र जॉन के पैलेस पर पड़ती है। वहां से कुछ औरतें बाहर निकलती हैं और उन्हीं में से एक औरत के साथ केट भी होती है। आर्लीन उस समय कुछ नहीं करती। दूसरी ओर बूढ़े आदमी की मदद से जेसन अब ठीक हो चुका होता है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। यहाँ आर्लीन उस पैलेस में पहुंचती है जहां कई सारी औरतें काम कर रही होती हैं। वो सभी इस पाउडर को छोटे छोटे पैकेट्स में भर रही होती हैं। ये सब देखकर आर्लीन उनसे गुजारिश करती है कि उसे भी यहाँ काम पर रख लिया जाए। यहीं हमें पता चलता है कि जॉन ने केट को अडॉप्ट कर लिया होता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होती। इसी वजह से वहां आर्लीन को भी काम पर रख लेता है। इसके बाद एक लेडी आर्लीन को एक कमरे में ले जाती है ताकि उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा सकें। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर आर्लीन अंदर जाती है और अपने नकली पैर के अंदर छुपाई हुई बंदूक निकाल लेती है। फिर वो उसी लेडी को बंदी बना लेती है और उसे अपने साथ जॉन के पास ले जाती है। आर्लीन जॉन से कहती है, अगर तुमने इस बच्ची को अभी नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगी और इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी। ये सुनते ही जॉन डर जाता है। इसी समय सामने से आते हुए जेसन उन्हें देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जेसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी आर्लीन उससे गुजारिश करती है कि वो भी उसे अपने साथ ले चले। ये सुनते ही जेसन भड़क जाता है। वो कहता है, हम लोग नरभक्षी हैं, तुम किसी भी वक्त किसी का शिकार बन सकती हो। लेकिन आर्लीन मना कर देती है। वो कहती है कि वो जेसन को पसंद करने लगी है, वो बस उसके साथ रहना चाहती है। इसी बीच केट अपने पिता से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। मजबूरी में वो केट के उसी खरगोश को पका देता है और उसे खिला देता है। ये देखकर आर्लीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यही इस दुनिया की हकीकत है। अब जेसन ने आर्लीन को भी एक्सेप्ट कर लिया होता है, यानी अब ये तीनों एक परिवार बन चुके होते हैं। लेकिन कब तक ये इन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ कब कौन किसका खाना बन जाए कोई नहीं जानता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।